हेलो एवरीबॉडी, हो गई बोर्ड की तैयारी पूरी। चलो, इस वीडियो के ज़रिए हम लोग 50%, अभी तो मैं 50% चैप्टर ले रहा हूँ, अगली वीडियो के अंदर बचे हुए 50% चैप्टर लूँगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन, जहाँ पे सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक एक या हो सकता है 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा आप लोगों को, जिसके ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला काम तो ये करना भाई, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, वीडियो को लाइक करते रहना और कमेंट ज़रूर लिख देना। और अगर मान लीजिए आप चाहते हो लाइव क्लासेस के बारे में, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। टाइम अपन वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर रियल नंबर्स। वैसे तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बट इस साल जबकि हम लोग 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमें रियल चैप्टर्स में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्टकट भी लिखूंगा मैं तो, क्योंकि वहाँ पे पूरी कोई इंग्लिश का एग्जाम थोड़ा ना जो सारा का सारा लिखना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन याद रख लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हम लोगों को प्राइम नंबर 1, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स आएंगे और उनकी कुछ पावर आने वाली हैं। तो K1, K2, K3 कुछ ऐसे पावर, टेंशन मत लो, इतने भारी भरकम मैं वर्ड नहीं बताऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी LCM एंड HCF। तो एक तो ये टॉपिक है जो आप लोग को रिवाइज होना चाहिए। दूसरा, रिवीजन में हम लोग लेने वाले हैं कि रियल नंबर यानी जहाँ पे रूट के अंदर एक ऐसा प्राइम नंबर लगा हुआ है, ये हमेशा क्या होते हैं, दे आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और तीसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अगेन शॉर्टकट मार रहा हूं, ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि सर आप शॉर्टकट बहुत लिख रहे हो यहाँ पे। तो ये 3 टॉपिक, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा भी था, बट अभी उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया 360, तो आप लोगों ने करना क्या है, टेंशन मत लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन के पास ये भी तरीका होता है कि अपन 360 को ऐसे 2 2 2 2 से करते चले जाएंगे, बट मेरा मानना है, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले देख सकता हूँ 360, तो मैं यहाँ लिखूंगा 36 × 10, जल्दी हो जाएगा इससे। 36 मान लीजिए आपको मिलता है 6 6 और ये हो जाएगा 5 2, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ये 2 3 6, 2 3 6, 5 and 2। तो आपको क्या करना है, 360 को लिखना है, कितने 2 हो गए, 2 की पावर में 3 आ गया, 3 की पावर में 2 आ गया, 5 की पावर में 1 आ गया। ठीक है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन में पूछे जाने वाले टर्म, चाहे बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के हो, ये काम तो हमें आना चाहिए। मान लीजिए इस नंबर के साथ हमें एक और चीज़ पूछी है, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, मैं बड़ा सिंपल सा नंबर ही ले रहा हूँ, जैसे 250। अब 250 एक और नंबर है, अब 250 नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो भैया मेरे को तो यहाँ नज़र आ रहा है 25 और 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 25 क्या होता है, ये हो गया भाई 5 × 5, ये 5 × 2, तो ये कुल मिला के मेरे पास बन गया 5 की पावर में 3, 2 की पावर में 1। अब भाई जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे हमें जो है LCM और HCF के बारे में पूछा जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ, एक नंबर और ले लेते हैं, बड़े स्मार्ट है CBSE वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम लोग 6 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं एक नंबर और ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए वो नंबर है यहाँ पे, मैं ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, 180 ले रहा हूँ। ठीक है, अब 180 के लिए भी मैंने वही काम किया, मेरे पास है 18 और 10। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसे नंबर लेते चले जाओ, कुछ और ले लो भाई, तो मैं एक काम करता हूँ 144 ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, वैसे इजी आएगा बोर्ड एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 12 12 14 होता है। अब 12 होता है 4 3 4 3, ये जो 4 है वो हो गया 2 2 3 2 2 3, तो मेरे पास बन गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। क्लियर है भाई? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये ध्यान रखना। इसके अंदर अगर मान लीजिए LCM पूछ लिया, किसका, हमसे पूछा 360, 250 और 144, यानी 144। क्लियर? अब इसका अगर मान लीजिए LCM निकालना है, तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना भाई, LCM में कीवर्ड याद रखना, मैक्सिमम बड़ा होता है LCM हमेशा। ठीक है, और HCF में मैं याद रखूंगा मिनिमम सबसे छोटा।
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग बहुत आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। देखो एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना भाई, इनमें कॉमन प्राइम नंबर ले लेना। यहां पे मेरे पास 2 है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, पर इसके पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसकी पावर 0 दे के दे दो। फिर मैंने देखा 5 इधर है, परंतु इधर 5 नहीं है, तो यहां 5 की पावर 0 दे दो, तो सबके प्राइम नंबर हो गए बराबर। तो आपको करना क्या है, पहला प्राइम नंबर है 2, उसकी मैक्सिमम पावर यहां 3, यहां पे 1, यहां पे 4, तो मैक्सिमम हो गई 4। उसके बाद है 3, 3 की मैक्सिमम पावर यहां 2, यहां 0, यहां पे 2, तो 2 हो गई। अब 5 के लिए मैक्सिमम पावर है 1, यहां 3, यहां पे, तो यहां 3 है। तो भाई आप इसको सॉल्व कर देना। देखो कुछ काम तो आप लोगों को भी करना है ना, चैट बॉक्स में लिख देना इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये आप लोग जानते हो आपको करना क्या है। आपको करना होगा 2 को 4 टाइम्स किया हम लोगों ने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 इंटू 9 इंटू यहाँ पे हो गया 25, 125। तो भाई ये आप लोग खुद ही कर लेना, इसीलिए मैंने आप लोग को हिंट देके छोड़ दिया है कि आप आसानी से इसको अपना एलसीएम कह सकते हो। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां लेना है मिनिमम पावर। भाई 2 की सबसे कम से कम पावर कितनी है? 1। ठीक है, 3 की कम से कम पावर 0 दिख रही थी, 5 की कम से कम पावर 0 थी। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर है वो सबसे छोटा वाला यहाँ 2 है। आपका होगा सर इजी वाला क्वेश्चन तो आप करे जा रहे हो, लंबे वाले हमें दे दिए। तो भाई मैथ्स की प्रैक्टिस कर ही रहे हो आप लोग बोर्ड एग्जाम की, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहा। तो भाई एक क्वेश्चन तो एलसीएम और एचसीएफ का बनेगा ही बनेगा। इसके ऊपर एक एलसीएम एचसीएफ का एक फंडा मैं आपको और बता दूं, यदि 2 नंबर हैं तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब हम पढ़ते थे ना तो हम लोग ऐसे बल्ब बनाया करते थे कि भैया यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, वो है एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो अगर 2 नंबरों का है तो उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो भाई एक तो याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन, वैसे वर्ड प्रॉब्लम भी होती हैं बट हमें अभी एलसीएम और एचसीएफ याद रखना है। और जो सेकेंड टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर प्रूव करना। अब देखो इर्रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास है रूट में p लिखा है प्राइम नंबर, यानी अगर सवाल आता है √2, √3, √5, पहली बात तो इसके जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जैसे मैं तुम्हें क्विकली बता दूं करते क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि √2 इज़ इर्रेशनल। अगर मान लीजिए मेरे को √2 इज़ इर्रेशनल प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, लेट √2 कौन है, P/Q है। यहां याद रखना है P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, ये तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूं। और अगर ये को प्राइम है इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं P को √2Q, दोनों की स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन गया P² = 2Q²। करेक्ट, इसका मतलब P² जो है वो 2 का मल्टीपल निकला क्योंकि 2 लिख सकते हैं, यानी 2 डिवाइड्स P का स्क्वायर। और अगर भाई 2 अगर p के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो P2 जो है वो डिवाइड कर सकता है खाली p को भी कर सकता है। इसका मतलब p को क्या लिख सकते हैं, 2 × r लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर 2 p को डिवाइड कर सकता है, जैसे 2 8 को कर सकता है, 16 को कर सकता है, 32 को कर सकता है, तो उन सब में 2 आएगा, इसलिए मैं 2 × r लिख रहा हूं। तो इसका मतलब मैं p का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 4r²। तो भाई p² की वैल्यू तो 2q² भी थी, तो यहां से इक्वेशन 1 से मैं यहां छलांग मार दूंगा तो 2q² = 4r² हो गया। यहां से ये कैंसिल हो गया 2, यानी q² कौन निकला, 2r² निकला। इसका मतलब 2 डिवाइड्स q²। फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स q। तो भाई ये देखो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना रहा है। इसका मतलब 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इन दोनों से हमें क्या पता लगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q। तो भाई यहीं से आप कंटिन्यूएशन में ये स्टेप पे पहुंच गए। ये स्टेप पे पहुंचते हुए यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो को प्राइम है, यानी विच कॉन्ट्रडिक्ट्स, किसको, कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट p and q are co-prime।
अब को प्राइम कौन होता है? जिनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं होता। तो भैया हमने तो यहाँ पे बता दिया कि 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, तो को प्राइम नहीं निकले, यानी वो को प्राइम तो होने चाहिए थे। इसका मतलब हमारा मानना गलत था, यानी आवर सपोजिशन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इज रॉन्ग। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? √2 इज इरेशनल। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये प्रूव करना चाहते थे ना, तो हमने लेट क्या मान लिया? लेट ये एक रैशनल है। हो सकता है पहले मैंने इरेशनल बोल दिया हो, तो भैया इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। और अगर हमारे पास कभी ऐसा हो कि एक प्राइम नंबर ना आया हो और प्राइम नंबर का यूज किया गया हो, जैसे पूछ लिया जाए 3 + 5 √2 इज इरेशनल, तो हमारा काम और भी आसान हो जाता। करेंगे बिल्कुल वैसे ही, पर लंबा प्रोसेस नहीं है, इस पर ही थोड़ा सा छोटा प्रोसेस है। तो लेट, फिर से वही किया, 3 + 5 √2 इज रैशनल। अगर इसको रैशनल बोल दिया, अगले ही स्टेप में लिखेंगे 3 + 5 √2। स्टेप्स ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ स्टेप गए तो मारे जाओगे, P/Q, क्योंकि इसके बाद ही बच्चों के नंबर कब आते हैं। मार्क्स की बात करूं, ये स्टेप लिखने का आधा नंबर मिलेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग को ध्यान रखना है P and Q R कौन है यहाँ पे, आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो। P इज एन इंटीजर एंड Q इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे 5 √2, अब भाई हमारे जो मेन है वो है रूट में प्राइम नंबर। अब जब रूट में प्राइम नंबर है ना, तो मैं उसी को बचाऊंगा, बाकियों को उधर शिफ्ट कर दूंगा। -3 कर दिया, ये मैंने एलसीएम लूंगा। यहाँ कई बच्चे मार खा जाते हैं, इसलिए भाई Q का एलसीएम देख लीजिएगा, 3Q/Q। यहाँ पे है 5 √2, तो भाई √2 क्या निकला? ये हो गया P - 3Q/5Q। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, हमें मालूम है P था नेचुरल नंबर, तो 5P भी नेचुरल हुआ। यहाँ लिख सकते हैं एज 5Q, सॉरी मैंने R बोल रहा था, यहाँ पे R हमारा नेचुरल है, तो 5R भी नेचुरल होगा। तो 5R इज नेचुरल एंड नेचुरल नंबर, और P - 3Q इज एन इंटीजर। इसका मतलब P - 3Q/5Q। वैसे अगर ये 2 स्टेप मिस भी कर गए ना, ये स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इज रैशनल, अगर ये एक रैशनल नंबर है, दिस इंप्लाइज √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। भाई यहाँ पे ना मेरी गली के कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, हो सकता है कुत्तों की आवाज़ आ रही हो, तो बस टेंशन मत लेना, फोकस इधर ही रखना, फोकसिंग बहुत जरूरी है इस बारी। तो ये हमारे पास √2 कौन हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर हुआ विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये तो थ्योरम है। तो हम लोग लिखेंगे विच कॉन्ट्रडिक्ट्स, अब मैं यहाँ पे लाइन छोड़ रहा हूँ, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। हम जानते हैं √2 तो इरेशनल होता है, तो ये तो गलत आया। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब 3 + 5 √2 इज इरेशनल। तो ये ध्यान रखना, इतने स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे अगेन आपको हाफ से 1 मार्क्स तक मिल सकता है। ये स्टेटमेंट तक पहुँचते ही अगेन हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में आ सकता है। तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। इसमें अगला टॉपिक जो आता है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी अगर एक नंबर दे रखा है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर को हम लोग, अगर उसके न्यूमरेटर को तो ठीक है, और जो उसका डिनोमिनेटर है, क्योंकि हम लोग नंबर बात कर रहे हैं रैशनल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर रैशनल अगर लिया जाए और डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो भाई मैं इसको विस्तार से ब्रेक कर दूं कि अगर सिर्फ 2 की पावर दिखे, हो सकता है सिर्फ 5 की पावर दिखे, और हो सकता है ये दोनों ही दिखे। सिर्फ ये ही 3 कैटेगरीज हैं। अगर ये तीनों कैटेगरीज ही नजर आ रही हैं तो हमारा डेसिमल जो है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। रुकने को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 1/8 आ गया, अब 1/8 रुकेगा कि नहीं, क्योंकि ये 1 2 की पावर 3 है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का हुआ। सवाल आ गया
कि भाई 16/125 टर्मिनेट करेगा कि नहीं, तो हम लिखेंगे 16 तो होता है 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, बट नीचे वाला जो है वो 5 की पावर 3 है, तो ये तो सेकंड कैटेगरी का है। और इसी के साथ मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 21/40, अब 21/40 है, अब 21/40 टर्मिनेट करेगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे 21 को लिख देंगे 3 × 7, नीचे हो जाएगा 4 × 10, इसको हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं 3 × 7, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10, इसका मतलब 3 × 7 नीचे हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो ये थर्ड कैटेगरी। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन, जहाँ पे अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर या 2 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई तीसरा आ जाए तो लिख देना इट इज़ टर्मिनेटिंग। पर सारी कैंसिलेशन के बाद जैसे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए 21/120, अब 120 आ रहा है, अब हमने क्या देखा, ये हो जाएगा 12 × 10, 12 हो गया 4 × 3, ये 5 × 2, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और ऊपर आ गया 21। हमारे दिमाग से क्या निकलेगा, हमारा आंसर लिखेगा सर इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक हमारा 3 जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसके चांसेस हैं कटने के, क्योंकि ऊपर है 3 × 7 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये देखो कट गए। सारी कैंसिलेशन करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 और 5 दोनों बचते हैं तो होगा टर्मिनेटिंग। अच्छी चीज़ बताऊं आपको एक और, इन दोनों में जो सबसे बड़ी पावर है उतने ही डेसिमल प्लेसेस आते हैं। तो यहाँ सवाल एक और बनता है, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, आपका आंसर होगा 3 डेसिमल प्लेसेस। और डेसिमल निकालने कैसे हैं वो भी हम जानते हैं, हमें दोनों के ये जो m और n है ना, दोनों को इक्वल बनाना है, तो काट के इक्वल नहीं है, एक्स्ट्रा दे के इक्वल बनाना है। तो ये हो जाएगा 3 और 7, मैं इसी को ले रहा हूँ 3 और 7, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 है ना, तो 2 5 की पावर 2 और दे दो इनको, तो ऊपर हो गया हमारे पास 21 × 25 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3, तो अपॉन 1000 यानी 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसे करके आप लोग डेसिमल प्लेसेस निकाल सकते हो। अब ये हो गया हमारा रियल नंबर। तो नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स। अब जब हम लोग पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स में भी बहुत कुछ था, खासकर था हमारा डिवीजन, बच गए इस साल, क्योंकि इस साल जो हमें ध्यान रखना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले फाइंडिंग जीरोस, ठीक है, जीरोस निकालने हैं। दूसरा आपको रिलेशनशिप, तो मैं इसके ऊपर हैशटैग लगा देता हूं, रिलेशनशिप याद रखनी है। अब रिलेशनशिप क्या है, मान लीजिए इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ने से जिसको हम लोग सम के नाम से जानते हैं वो -b/a होता है, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बोलते हैं तो c/a आता है। ये रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद फॉर्मेशन भी होती है कई बारी। अब फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है kx², सम यहां लगा देना इंटू x, और p फॉर प्रोडक्ट यहां लगा देना, पूरा लिख देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। तो मैं जैसे मान लीजिए अपने पास एक सिंपल सा ले रहा हूं मैं, 2x² और 5x + 3 एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसके ऊपर जब फाइंडिंग की बात करते हैं तो भाई हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, तो टेंशन मत लेना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं, वैसे हमें बताया गया फाइंडिंग जीरोस के अंदर हम लोग 2 ही मेथड अप्लाई करते हैं। तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी रिवीजन समझ लो, है ना, फाइंडिंग द जीरोस कह लो या फाइंडिंग द रूट्स कह लो। अगर मैं रूट्स कहता हूं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, और यहां पे = 0 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में हमें जो रूट्स निकालने हैं या जीरोस निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन, और वैसे हम लोग बढ़िया से जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x निकालना है तो -b ± रूट में d/2a, ठीक है। और d हम लोग जानते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है तुम्हें, एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो मेरी पुरानी वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, वहाँ से आप लोग को चैप्टर की रिवीजन भी मिल जाएगी। बट अभी हम लोग जीरोस निकाल रहे हैं, तो इधर तो जीरोस मेरे पास बहुत आसान है। 2 × 3 फैक्टराइजेशन ये होता है, हमारे पास 6 आएगा, 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 और 3 ही है जिनको जोड़ने से बनता है, और ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। जिसको पढ़ना है तो भाई मेरे चैनल के बाकी अब प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड मिल जाएगा। यहाँ मेरे को 2 और 3 मिल चुके हैं, तो जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, 2x² 2x + 3x + 3, 2x कॉमन हो गया, x + 1 आ गया, यहाँ 3 कॉमन है, x + 1 आ गया, x + 1 है और 2x + 3 है। दोनों को एक एक करके 0 रखना है, रूट्स कहो या जीरोस कहो। x की वैल्यू एक आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई -3/2। क्लियर? तो भैया इसको, इसमें से किसी एक को आप अल्फा का नाम दे दो और एक का नाम बीटा दे दो। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी बता देता हूँ आप लोग को। भाई अगर मेरे से सम पूछा जाए, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए, यानी कि -1 को जोड़ दिया जाए -3/2 से, तो हमारा रिजल्ट बनता है -2 -3/2 यानी कि -5/2। और रिलेशनशिप कहती थी -b/a, तो b में कौन है? 5 है और a में कौन है? 2। सेम आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई करेगा -3/2 से, बचेगा सिर्फ 3/2। और रिलेशन कहती है c/a, c की जगह है 3, a की जगह 2, तो 3/2, दोनों सेम आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या हमारे जीरोज कोएफिशिएंट से मैच करते हैं। और वहीं यहाँ पे तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो है फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन दिया, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 7x + 2। ठीक है, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3α + 2 and 3β + 2। कुछ ऐसा दिया है, दुगना, आधा। ठीक है, α/2 β/2 हो सकता है, α + 2 β + 2 हो सकता है, 1/α/β एंड β/α भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा बन सकता है, कैसा भी हो। हम ये जानते हैं ये दोनों रूट्स हैं। बट सबसे पहले बच्चों अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो लिखना गिवन। क्या गिवन है इसमें? ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन अल्फा + बीटा होता है -b/a, मतलब -7/3, और अल्फा × बीटा होता है c/a, मतलब 2/3। ये दो चीज़ें पता हैं। अब हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है तो पहले निकालना होगा सम। तो भाई सम क्या है? सम है 3α + 2 जुड़ के 3β + 2 बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जोड़ लो भाई, 3 कॉमन, ये गलती मत करना, इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं? 3 कॉमन, अल्फा + बीटा, 2 और 2 4 हो गए, तो 3 अल्फा + बीटा कौन है? -7/3। कट गया, मजा आ गया भाई। ये तो और छोटा निकला, -3 बच रहा है। और हमें चाहिए अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होता है 3α + 2 और 3β + 2। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई करें, पहले ये पूरे से भिड़ेगा, जाके भिड़ दो सबके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9α और 6α, फिर 6β एंड 2 2 = 4। अब क्या हुआ? 9 तो ठीक है, अल्फा बीटा है 2/3, फिर है 6, इन दोनों में 6 कॉमन ले लेते। अगर मैं ऐसे कर दूं, यूँ आ गया ना, अल्फा + बीटा बचा, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है? -7/3 प्लस का 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया हमारे पास 14, ये हो गया प्लस का 4, तो बन गया कितना? ये हो गया -10 और माइनस का 4। तो भाई हमें सम भी पता लग गया, प्रोडक्ट भी पता लग गया। तो ये कब पढ़ाया था? तो kx², सम कितना है? -3 और प्रोडक्ट कितना है? -4। मज़ा आ गया, यहाँ तो आंसर आ गया अपने पास। अब आप कहोगे सर आगे का k कहाँ गया?
k बना है डिनोमिनेटर के लिए। k कौन होता है? जो डिनोमिनेटर आ रहा है भाई, इसका डिनोमिनेटर तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो 1 हुआ ना, तो k की वैल्यू 1 डाल के अपने पॉलिनोमियल को लिख देना। तो हमारे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में इस साल तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप ये आए हैं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, जो है इसी में आपसे पूछा जाएगा फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, हो सकता कुछ और भी हो, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये कुछ टिप्स हैं, बता रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके साथ कुछ एक और भी पूछे जाते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाता है कई बार। तो आप लोग करोगे क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये याद रखना। ऐसे कुछ और भी आते हैं, बट उसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी निकाला था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/3 है और अल्फा बीटा 2/3 है। मैं रख के निकाल लूँगा, -7/3 का होल स्क्वायर और 2 × 2/3। क्लियर? तो ये बन गया मेरे पास 49/9 -4/3। ये मूर्खता मत करना कि 9 काट दिए ना भाई, ऐसी गणित पढ़ ली तो धैं हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग इसको 9 कर दिया, 49 -12 और 37/9। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी है तो रख के निकाल देना। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल में इस साल आने वाला टॉपिक। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके लिए क्या होगा, मैं ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटी नहीं ले रहा हूँ भाई। 2x + 3y + 5 = 0 और एक लिखा है x + 2y - 1 = 0। कुछ ऐसे आपको 2 पेयर में लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल वाली मिलेंगी। अब आपको ये भी बता दूं, इस साल नहीं, वैसे इसके सिलेबस में यही है, हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आता है। ग्राफिकल मेथड के साथ आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट कर दिया गया था, और हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इसके साथ साथ एक हमारे पास कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी मत करना, कंसिस्टेंसी के लिए हमारा क्वेश्चन जरूर आता है एक, और बची हुई वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ें क्या हो सकती हैं? हो सकता है कंसिस्टेंसी के बारे में कहें तो भाई कंसिस्टेंसी में याद क्या रखना है, A1/A2 निकाल लेना, B1/B2 निकाल लेना, C1/C2 निकाल लेना। अब इनको निकालने के बाद हमारे पास पहली कैटेगरी बनती है यूनिक सॉल्यूशन, यानी हमारी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ग्राफिकल पार्ट आया तो ग्राफ बना दीजिएगा, और दोनों ग्राफ के ऊपर बनाई गई लाइनें जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं वो पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन। उसे कॉमन पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, और वो देगा हमें यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक आंसर आएगा, एक x की वैल्यू आएगी और एक ही y की वैल्यू आएगी। तो ऐसे में वो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर आता है दूसरा हमारे पास नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब मिलता है? यहां तो मैंने लिख दिया यूनिक सॉल्यूशन, शॉर्टकट लगा देता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पे भी अरे भाई ये नाराज हो जाएगा भाई इसको कैसे लिख दिया, तो इसको भी मैंने न्यू सॉल्यूशन लिख दिया। वो होता है A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और तीसरा महारथी जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। और ये नो सॉल्यूशन मतलब है लाइनें बनेंगी पैरेलल, टच ही नहीं करेंगी एक दूसरे को, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसके लिए होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। इनके ऊपर एक 100% क्वेश्चन आएगा। बट अभी हाल फिलहाल मैं चेक करूं ये कौन सी कैटेगरी का है, तो कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। तो हम लोग यहां देखेंगे 2/1 है, 3/2 है, तो पहली बात तो इसका आंसर कैसा होगा, यूनिक आएगा। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा हो जाता
नो सॉल्यूशन, आगे तो हमें पता ही है ये इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन। अभी अगर ये यूनिक है तो पहले पूछेंगे भैया नेचर बताइए, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए काम आएंगी, फाइंडिंग द नेचर ऑफ द इक्वेशंस। तो आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन क्या मेथड क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ तो मैं पहले को 1 दूसरे को 2 लगा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग जानते हो, एक की वैल्यू निकालो उसको दूसरे में रख दो। जैसे मैं सेकेंड इक्वेशन करूँगा कि भी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये सब उधर चला गया। पहली बात, ये -1 उधर जाएगा तो +1, -2y उधर गया -2y, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 - 2y प्लस 3y और प्लस का 5 उधर चला गया, -5 बन गया। ये मैं जानता हूँ इधर उधर नहीं भेज सकते हम लोग, फिर भी ये मैंने तरीका सिखाया था, अभी टाइम बिंग कर सकते हैं। तो 2 - 4y प्लस 3y इज इक्वल टू -5, ये हो गया -5 इज इक्वल टू -7, y की वैल्यू आ गई 7। अब y की वैल्यू 7 आ गई तो x निकाल लीजिएगा। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 7 यानी 1 - 14 यानी -13। तो इस तरीके से आप x, ध्यान रखें क्वेश्चन कैसा भी करके आएँ नीचे जरूर लिख के आएँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू -13 एंड y इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेट करना है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2, या तो दोनों को 6 बना लो, एलसीएम याद रखना, और वहाँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या बनेगा देखो, तो 2x 2 इज 4y एंड 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 भी 0 ही होता है। एंड फर्स्ट इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो 2x 3y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड दिस आर सब्ट्रैक्टेड, है ना। ये मेथड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया सिर्फ y, ये -7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 7 आ गई। इससे कर सकते हो। फिर उसके बाद पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 कह दो, चलो 2 रख लेते हैं, वो इजी दिख रहा है मेरे को। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 7 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x 14 माइनस 1, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -13। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड, देखो इसमें क्वेश्चन मैं ये नहीं कर रहा हूँ इतने सरल आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा मर्जी आए, बट हमें ध्यान रखना है भाई एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन इजी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी इजी होता है, जो भी आपको आता है उस मेथड से करें। ध्यान ये रखना कि अगर कोई मेथड स्पेसिफाइड है तो उसी मेथड से करना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो जो मेथड आता है उससे कर लेना। वही एक स्पेशल मेथड और है, उसके लिए क्वेश्चन मैं एक स्पेशल लेता हूँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसकी पहचानने की जो ट्रिक है वो ये है, x के कोएफिशिएंट को देखो बदल गए, एक में वो x का कोएफिशिएंट है तो दूसरे में वो y का कोएफिशिएंट है। वहीं इधर देखो 47 कोएफिशिएंट्स बदल गए, सामने वाले नंबर की चिंता मत करना। तो ऐसे में हम एक स्पेशल टेक्निक लगाते हैं जिसको बोलते हैं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपल लिख देंगे, 1 जुड़ेगा सेकेंड से, जोड़ दो, तो 21x 47y 110, यहाँ हो गया 47x 21y इज इक्वल टू 162। अब ये दोनों जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8 और 6, ये भी 68, y ये हो गया 272। अब ऐसे में 68 कॉमन आ गया, तो 68 कॉमन आ गया, x प्लस वाई कितना हो गया 272। तो भाई x प्लस वाई कितना आ गया 272/68। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया 3 से कितना जाएगा, ये है ना, 3 से 2 से आप लोग चेक कर सकते हो इजीली इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेक करें, अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये जो टर्म मेरे पास बनने वाली है वो आएगी, पहले इसको 2 से कट कर देते हैं, 1 3 6, ये हो गया 34, अगेन 2 से कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 and 8 68, और नीचे हो जाएगा अपने पास 1 and 7 17। ठीक है, और फिर आप इसको 4 टाइम्स कर सकते हो,
तो ये आ गया अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो बनता है, इसी तरीके से आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 21x 47y इज इक्वल टू 110 और 47x 21y इज इक्वल टू 162। सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा 6 और 2 26, ये हो गया प्लस 26, ये x ये y, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 5 माइनस 52। तो यहाँ पे आप माइनस 26 कॉमन है तो x माइनस वाई बच गया और ये हो गया माइनस 52। तो भाई x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई वो माइनस तो कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स चला गया। ठीक है, अब ऐसे में हमारे पास 1 और ये 2, देखो बड़ा सिंपल हो गया। तो ऐसे में क्या करना है, अब इसको हम लोग दे देते हैं 3rd और 4th। तो फिर से ऐड सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, तो अब मैं 3 और 4 को ऐड करने वाला हूँ। 3 और 4 को ऐड करने से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अगेन जोड़ने से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3, और फिर x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हो, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आप जो है हमारे लीनियर इक्वेशंस के स्पेशल टाइप को भी कर सकते हो। और यही जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है वो है फाइंडिंग द अननोन टर्म। यहाँ पे अननोन x और y तो हैं, बट यहाँ पे हम लोग k को अननोन ले रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी कंडीशन आ सकती है। ज़्यादातर कॉमनली जो देखी जाती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट, यानी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाए तो आपको याद रखना है a1 अपॉन a2, आराम से निकालिएगा x के कोएफिशिएंट को a1 और a2 कहते हैं। b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 है जो कैंसिल होकर 1/2 बन रहा है, और c1 अपॉन c2 जो कि उस तरफ है इसलिए -4 और माइनस ऑफ 3k प्लस 2, माइनस जरूर याद रखना, ये इधर होते हैं तो हम लोग c1 c2 कहते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा। रख देना और आंसर निकाल लेना। ये हो गया 1/2 है, 4 अपॉन 3k प्लस 2 है। देखो क्विक रिवीजन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉट्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हॉट्स क्वेश्चन के लिए आप चैनल पे चले जाना और चैनल के ऊपर आप देख लेना, मैंने हॉट्स क्वेश्चन जो है पिछले साल करवाए थे, बट अभी उसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों को यहाँ पे लेके सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा k प्लस 2, तो k की वैल्यू 2 आ गई। एक बार वेरीफाई कर लेना क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन यहाँ बनता है, इन दोनों से भी सॉल्व करने से वही आना चाहिए। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3k प्लस 2 जो है वो 4 2 ज़ा 8, यानी 3k की वैल्यू हो गई 8 माइनस 2 यानी कि 6, तो 3k, तो k की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ रही है। हैंस यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ k इज 2। क्लियर? हो सकता है यहाँ पे k की 2 वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे प्लस और माइनस 2, और यहाँ से एक आ रही है 2, या कुछ और आ जाए। कई बार दोनों में अलग अलग आती हैं, और दोनों में अलग अलग आती हैं तो लिखना वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास एक और टाइप हो गई। इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों को एजेस, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में दे रखा होता है। अगर पास्ट में जा रहे हैं तो माइनस उतने साल, जैसे 10 साल पहले, 10 साल बाद यानी +10, तो ये एजेस वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं। तो उसको लेंगे तो हम लोग रिवीजन के अंदर सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हमें एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर देगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी या वो लीनियर इक्वेशन की होगी। तो जो भी आएगी वो इजीली आप लोग कर सकते हो। अब हमारा जो टारगेट में है वो अगला चैप्टर है, और अगला चैप्टर पता है कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हम लोग आधी चीज़ें तो पॉलिनोमियल्स में पढ़ ही चुके हैं, तो जो बची हुई चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नई चीज़ हमें याद रखनी, जिस पे 100% क्वेश्चन आएगा, वो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला।
माइनस बी प्लस और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भाई यहाँ से इसको हटा के d लिख लो और यहाँ लिख दो वेयर d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे रूट्स को कैटेगराइज करेगा। बेसिक कैटेगरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सीधा लिख देना रूट्स आर इमेजिनरी। वैसे ये भी 10th क्लास वाले बच्चों को इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, तो नो रियल रूट्स, ठीक है। और यहां हमारे पास कहलाते हैं रियल रूट्स। अब रियल रूट्स दो तरीके के होते हैं, इसका मतलब d अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो लिख देना रियल तो है, डिफरेंट है यानी डिस्टिंक्ट। और अगर d हमारा इक्वल टू 0 निकला तो हम लोग लिख देंगे रियल है एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल या रियल एंड रिपीटेड। तो एक ये टॉपिक है जो आपको 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नेचर के लिए भी आ सकता है, जैसे नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, तो उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। और एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जहां दोनों चीजें कवर हो सके, और वो है 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब ये मत सोचोगा कि सारे ही ऐसे के ऐसे आएंगे क्या। तो यहाँ जो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लिए हैं, बच्चों को लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को उठाते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को हम लोग a, एक्स के साथ वाले को b और बिना एक्स वाले को c कहते हैं। अब पहला काम हम लोग हर क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन हो सकता है बोले नेचर निकालिए या रूट्स निकालिए, तो आपको करना क्या है, नेचर की बात करते हैं। और अगर फॉर नेचर, अब नेचर का मतलब ऐसा था ना बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत अच्छी बातें करता है, नेचर बहुत अच्छा है, एकदम कूल माइंडेड है, वैसा नेचर नहीं है ये। तो ये नेचर कौन सा है, ये नेचर है पहले a 3√5, b 25, c -10√5। तो फटाफट d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया a और ये हो गया c, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 4 3 12, 12 और ये हो जाएगा 120, 120 और ये 5 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 625 प्लस ये हो जाएगा 0 0 एंड 6। तो ये हाँ हो गया 1225। अब 1225 जो है आपको सबसे पहले क्या दिख रही है भाई, पॉजिटिव है, तो लिख देना रियल है। 0 नहीं है इसका मतलब डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग है। 2 आंसर आएंगे क्योंकि प्लस माइनस डी की वैल्यू है हमारे पास। अब हमारे पास है 225, 35 है ना, ये 35 का स्क्वायर है। ये भी एक आपको ट्रिक बता दूं, कई बार परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये मैं नोट्स नहीं लिखूंगा, ये आपको क्लास की वीडियो सुननी पड़ेगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे आंसर होंगे रैशनल, हमारे रूट्स होंगे रैशनल रूट्स। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल रूट्स। तो ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है, हमें यहाँ पे रैशनल और इरैशनल की जगह हमें सबसे पहले देखना है कि ये रूट्स क्या होंगे। तो रूट्स के लिए मैं लूँगा यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, यानी -b बोले तो 25 प्लस और माइनस रूट में 35 का स्क्वायर अपॉन 2a यानी कि 3√5। तो आप लिख के आ जाए -25 प्लस -35 डिवाइड में 6√5, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऐसे में हमारी जो वैल्यूज़ बनेगी वो हो जाएगी माइनस का 60 अपॉन 6√5 -10/√5 लिख दें। रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो आप लोग, 9th क्लास में ये सब चीज़ें कर चुके हो। और एक हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके जो हो जाएगा 10/6√5। तो इस तरीके से आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो है सेकंड क्वेश्चन, पहले से लिखा हुआ था, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, तो पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाएंगे। ऐसे में बेटा एलसीएम ले लेना, अगर एग्जाम में कल आया क्वेश्चन तो, या नेक्स्ट जब भी आपका एग्जाम होगा देख लेना। तो यहाँ मैं पहले लूँगा, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये ऊपर भी जाएगा तो 1 के साथ x-2, 2 के साथ x-3 और 8 अपॉन x,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा x माइनस का 2 प्लस का 2x माइनस ऑफ 6, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, सामने हो गया लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस का 8, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सामने आ गया 8/x। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो करवा रखे हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, और ये कर सकते हो अपन, अभी तो अपने पास टाइम है, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। और वीडियो वैसे भी आप लोग, मैं जानता हूँ क्या करते हो, स्पीड में देखते हो आप लोग, जहाँ जहाँ तुम्हारे मसाले की चीज़ आती है वहाँ पर देख लेते हो, बाकी कुछ करते नहीं। भाई कमेंट जरूर लिखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का ये बन गया 48। तो ये इधर शिफ्ट कर दिया मैंने 5x स्क्वायर। भैया ये कैलकुलेशन क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हो, हम लोग जानते हैं ट्रांसपोजिशनिंग होती है, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 32x और प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये जो इक्वेशन बन गई इसके अंदर इसके नेचर को निकाल लेना। तो नेचर निकालेंगे तो d क्या होता है, 32 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c। देखो मेरी एक आदत है, वो मैं कभी भी इसको मल्टीप्लिकेशन पे नहीं लूँगा। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 2 32 है, 4 है, 48 है और एक 5 है। ठीक है, अब 48 भी जो है वो 12 के टेबल में आता है। ठीक है, 12 कह लो, या मैं यहाँ पे 4 अपने पास कॉमन आ रहा है एक तो। ठीक है, एक मैं यहाँ पे 48 के अंदर आप चाहो तो 8 कॉमन ले सकते हो, है ना। मैं 8 और एक कॉमन निकाल देता हूँ, तो 4 तो यहाँ से गया, एक बच गया 8, वो भी बाहर निकाल दिया, मेरे पास फिर बच गया 32। ठीक है, 4 कॉमन ले चुके थे, यहाँ पे हम लोगों ने एक 8 और कॉमन ले लिया, 6 बचा, तो 6 × 5। अब चाहो तो और भी इजी तरीका हो सकता है, तो ये हो जाएगा 8 × 8 बाहर चला गया, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 कॉमन निकाला एक। ठीक है, 2 और निकाला, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से 2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 और 5 यानी 15। तो भैया ये हमारे पास 8 × 8 और ये 1 बच गया। ठीक है, अब 8 × 8 × 1 यानी है कि ये तो भाई 8 का स्क्वायर है, यानी ये 64 आ रहा है। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये भी क्वेश्चन अपना बिल्कुल वही पिछली वाली कैटेगरी हो गई, होल स्क्वायर है। बाकी चॉइस आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस टेक्निक को अप्लाई करो, आप 32 का स्क्वायर कर सकते हो और उसमें से माइनस माइनस जो करना है करना, वैसे ये इससे इजीली हो जाएगा। फिर से वही कैटेगरी, x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट में d/2a, यानी माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रहा था, 32 आ रहा था, तो प्लस का 32 प्लस माइनस रूट में जो भी आ रहा है भाई ये 8 आएगा, अपॉन में 2a, यानी कि 2 5 10। ठीक है, एक बार जब इसको जोड़ोगे 40/10 आएगा, एक बार जब घटाओगे तो यहाँ 4 यानी 24/10 आएगा। आप इस तरीके से अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। वैसे सिंप्लीफाई करके आप लोग इसका आंसर देख ही पाओगे। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर मैं इक्वल रूट्स की बात करूं तो भाई मैं जानता हूं यहाँ पे d = 0 है, स्टेप ऑफ गेटिंग मार्क्स, d = 0 जरूर लिख के आना फॉर इक्वल या रिपीटेड रूट्स जो भी आएगा। तो आप लोग b² - 4ac यहाँ इक्वल टू 0 होगा, रियल कह दिया तो ग्रेटर देन 0, नो रियल कहा तो लेस देन 0। अगर इक्वल बोला तो ये रखना, तो b² यानी कि 2 और k + 1 का होल स्क्वायर। समझदार बच्चे बन के आप इस क्वेश्चन को करके आना, सीधा होल स्क्वायर खोलने मत बैठ जाना, ट्रिक होती है यहाँ पे। 2 का स्क्वायर किया 4, k + 1 का स्क्वायर हो गया, 4 4 बन गया 16, यहाँ आ गया k + 1, होल स्क्वायर मत खोलना, कॉमन निकाल देना, 4 और k + 1 कॉमन है, बचा क्या k + 1 और माइनस का 4। 2 आंसर आ रहे हैं, एक k + 1 फैक्टर है, एक k - 3 फैक्टर है, जहाँ से 2 आंसर मिलेंगे, k की वैल्यू -1 भी आएगी और k की वैल्यू 3 भी आएगी। इसमें से एक रिजेक्टेड है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फंडा होता है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर मैं k की वैल्यू -1 लेता हूँ तो a 0 बन जाता है, सो इट इज़ रिजेक्टेड। तो इसका मतलब k = 3 ही हमारा आंसर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बची हुई चीज़ और क्या आती है,
वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप लोग को आती ही हैं, सिंपल वाली वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेना। खासकर इसके अंदर जो है राइट एंगल ट्रायंगल की क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगला जो चैप्टर आता है वो है एपी। एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भाई कुछ सिंपल फंडे याद रख लेना, डी यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। इसी से पता लगता है कि A1 A2 A3 आर इन AP। अगर ये आया तो ये तरीका करना, डिफरेंस निकाल देना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है nth टर्म, तो A प्लस n माइनस 1D, ये याद रखना है। तीसरी चीज़ हमें याद करनी है SN, नंबर ऑफ टर्म्स, पहली टर्म और लास्ट टर्म। इसी से फॉर्मूला बना था n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आप लोग को 3 बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इन 3 बेसिक क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं कि अगर किसी एपी की 8th टर्म है 31, 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म, फाइंड द एपी एंड सम ऑफ 20 टर्म्स। मैंने ट्राई यही किया है कि एक छोटे से, अब रिवीजन में क्या होता है बच्चों, पूरा चैप्टर नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसे क्वेश्चन जिससे आप लोग सारे फॉर्मूले समझ सको। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर अपन देखें, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है 8th टर्म, जिनको आता है मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना जल्दी से मेरे करने से पहले। तो ये हमारे पास जो 8th टर्म है, तो A8 31, A8 का फॉर्मूला यहाँ से उठा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 7D। और फिर कहते हैं 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। अब 11th टर्म A प्लस 10D होता है, 16 जोड़ दिया। ठीक है, 15th टर्म होती है A प्लस 14D, तो जनाब A और A तो कट गया, ये इधर ले जाओ, तो 14D माइनस 10D ये बन गया 16, तो 4D की वैल्यू 16, यानी D हो गया मेरे पास 4। आया किसी का मेरे से पहले? अभी नहीं आया। तो भैया ये वैल्यू भी दे रखी है, तो हम लोग इसको 1 और इसको 2 कह देते हैं, तो 2 in 1 है ना, 2 in 1 रख दिया। तो ये A प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, A इज इक्वल टू 31 माइनस 28 यानी कि 3। तो भाई A की वैल्यू आ गई 3। अब A की वैल्यू 3 आ गई, तो इन्होंने पूछा है AP बनाओ। AP होती है A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D। तो भैया यहाँ लिखा नहीं था, बट मैंने यहाँ पे AP का फॉर्मूला भी लिख दिया, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो जाएगा 3, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सवाल का जवाब आप दे सकते हो। फिर उन्होंने बोला है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो मैं S20 भी निकाल सकता हूँ। तो 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1। अब A कौन है साहब? 3 है, और कॉमन डिफरेंस है 4। तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा 10, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 19 और 4। तो 19 और 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 9 36 और 3 यानी कि 76। तो ये बन गया मेरे पास 82 और 10 यानी कि 820। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले का यूज़ सिखा दिया, बड़ा सिंपल था। और वहीं हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे लग रहा है ना, बड़ा अजीब सा है भाई। x तो यहाँ पे आ रहा है, x तो पता ही नहीं कौन है। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट हमारी nth टर्म है x, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1D बनती है जो x है। तो हमें x तो इस फॉर्मूले से मिलेगा, उसके लिए हमें a, n और d का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, a की वैल्यू 1, मार्क्स मिलेंगे इसके। कॉमन डिफरेंस भी निकाल के आना, 4 माइनस 1 यानी कि 3। ट्रस्ट मी, यहाँ आधा आधा नंबर तो मिलना ही मिलना है आप लोगों को। और ये क्या कहते हैं भाई साहब, इन सबको जोड़ के, तो ये 287 कौन है? यहाँ पे एक और लेंगे, लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 287। तो फॉर्मूला इज n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 287। n हमें पता नहीं, फर्स्ट टर्म अभी अभी पता लगा है, और कॉमन डिफरेंस भी 3 मिल चुका है, 287। ये क्या बन गया? 3n माइनस 1 हो गया, और n बाई 2, 2 को मैं उधर भेज देता हूँ। तो 2 7 14, 1 16 17 एंड 1 3।
4 5 आएगा, 5 आएगा। तो ये बन गया मेरे पास 3n² माइनस ऑफ n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि यहाँ पे फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा। आया? तो 42 और 41, सो 3n² माइनस 42 और प्लस 41 माइनस 574। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। यहां 3n कॉमन है, n माइनस 14 बचा, फिर यहां पे 14 कॉमन है, n माइनस 14 बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, 41 है। ठीक है, तो हमारे पास एक n माइनस 14 आ गया। तो भाई एक रिजेक्ट होने वाली टर्म बन रही है, क्योंकि 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू 14 और n की वैल्यू माइनस 41/3। दिस इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव टर्म होती नहीं कभी भी। कि मैं ये थोड़ा ना कहूँगा -5 टर्म्स हैं इसमें, या ये भी नहीं कह सकते कि ये 3.5 टर्म्स हैं। तो ऐसे में हमारा ये पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 14। सवाल ये भी आता है कितनी टर्म्स हैं? 14 टर्म्स हैं। तो हमारा x निकल आएगा, x हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। a इज 1, n माइनस 1, 14 माइनस 1 13, d इज 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 प्लस 1, यानी कि 40 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर यूज होने वाले 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बाकी आप लोग एक ये भी ध्यान रखना कि अगर ए बी सी आर इन ए पी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। हो सकता है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, b दे रखा है x2 y2। तो हमारे पास डिस्टेंस AB निकालने का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों कोई भी हो सकते हैं, दोनों के x के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और दोनों के y के डिफरेंस का स्क्वायर। इससे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और दूसरा है, अब ये कहाँ कहाँ काम आएगा? ये आएगा ट्राइंगल्स पे आइसोसेलेस, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इन तीनों पे तो लगने ही लगने हैं। वर्ड आ गया इक्विडिस्टेंट वहां पे। ठीक है, वहां पे ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला काम आता है। बराबर इक्वल पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स भी आ जाएंगे। और दूसरा है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या था? वही है अपने पास, ए और बी 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो रेशियो हो गया। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लेता हूँ। मान लीजिए रेशियो है k:1, वैसे m:n होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इस तरीके से एरो मार्क बना के इसको याद कर सकते हो आप। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, तो आपको करना क्या है? हम लोग सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। m उधर वालों से मल्टीप्लाई करेगा, n इधर वालों से, तो मल्टीप्लाई करते हैं। m उधर गया x2, n इधर आया x1, अपॉन में m प्लस n, फिर m उधर गया y2, फिर n इधर आया y1, अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप लोग सेक्शन फॉर्मूला याद कर सकते हो। ये कहाँ कहाँ काम आता है भाई? ये ज़्यादातर पैरेललोग्राम प्रूव करने के आएगा। ठीक है, फाइंडिंग द रेशियो वाले क्वेश्चन में आ सकता है। रेशियो निकालिए किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक इसमें अंदर आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं इस साल इस चैप्टर के अंदर। इसके ऊपर कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं जो बड़े ही कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और वो 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। ये वर्ड जैसे मैंने आपको बोला था इक्विडिस्टेंट। ठीक है,
तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। तो ऐसे में कभी भी ये मत मान के चलो कि भैया इक्वी डिस्टेंट है तो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको जो नंबर मिलेगा, लेट द पॉइंट बी x, 0। अगर ये y एक्सिस का होता तो 0, y, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इसका नाम P लगा देते हैं, और ये पॉइंट हो गए A और B। तो x एक्सिस का ये पॉइंट इन दो पॉइंटों से बराबर दूरी पे है। तो ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B, और ये है हमारा पॉइंट P। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, PA इज इक्वल टू PB। बट डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है, तो मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। फॉर्मूला हमें याद था। तो ये पहला पॉइंट x1 y1, ये x2 y2 क्या बन गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सामने आएगा x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। भाई रूट हटा दिए मैंने क्योंकि स्क्वायरिंग कर रखी है ना। तो ये क्या बन गया, ये हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। वैसे इसका होल स्क्वायर भी हमें मालूम है तो कर ही लेते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये होता है एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 9। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर लेके आ गए अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का 20x। अब ये जो भी था मिल के उधर आ गया, तो वहाँ हमारे पास ऑलरेडी 25 बैठा है, और ये इधर आ गया माइनस का, ये हो गया हमारे पास 5 और 8 माइनस 85। तो ये हमारे पास बन गया माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ 20x। तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहीं लिख के मत छोड़ देना, लिख देना देयरफॉर पॉइंट इज 3,0। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हो सकता है CBSE पूछ ले कि भैया वो डिस्टेंस भी बताओ, तो डिस्टेंस निकाल के आ जाइएगा। ये हो गया एक। वहीं दूसरा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का। मैं आपको बता दूं, पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला जरूर लगाना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, पर जल्दी से जो क्वेश्चन सॉल्व कर सके, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बाइसेक्ट यानी मिड पॉइंट। तो हमारे पास एक वर्टेक्स दे रखा है -1 0, दूसरा भी दे रखा है 3,1, तीसरा भी दे रखा है 2,2। इसीलिए वर्ड लिखा है टेकन इन ऑर्डर। इधर उधर रख दोगे जिगजैग फॉर्म में तो गड़बड़ हो जाएगी। B यहाँ पे हो चुका है, तो मैं इसको D मान लेता हूँ। ये पॉइंट है A, B। तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, दोनों डायगोनल्स का। तो पहले निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या हो जाएगा, AC की तेसी कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2/2, 6 प्लस, या 6 नहीं है 0 है, तो दिस इज 0 प्लस 2/2, ये बन गया 1/2, ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लिया। वहीं हम लोग लेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD का क्या बन जाएगा, 3 प्लस A/2, 1 प्लस B/2। अब अगर देखो, अगर ये प्रूव करने को आता कि पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। नहीं सेम आए तो लिख देना इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। बट क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए इन दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो हमारा ये जो 3 प्लस A/2 है, ये 1/2 के बराबर हुआ। भाई A की वैल्यू -2 आ रही है ना, 2 से 2 कट गया, 3 उधर चला गया। और 1 प्लस B/2 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो B की वैल्यू भी 1 आ रही है अपने पास। तो आप लिख दोगे हमारा D कोऑर्डिनेट क्या निकला, -2,1। इस तरीके से कर सकते हो। इसमें एक ना रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन भी आता है, और वो भी हम लोग लेते हैं अभी। ये देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, यानी इन व्हाट रेशियो ये पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ के। अब भैया ये दोनों पॉइंट्स जुड़े हैं, -5 -4, इसको A मान लिया, B पॉइंट ये रहा -2 3, इनको ये पॉइंट है बीच में -3, P डिवाइड कर रहा है, पता नहीं किस रेशियो में। तो पहला काम लिखना, लेट द रेशियो बी K:1। तो ये K:1 हुआ। अब अगर ये K:1 हो गया, तो हम लोग इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, B K:1। सो कोऑर्डिनेट्स
ऑफ P क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, K उधर मल्टीप्लाई करेगा, K गया उधर, 1 आया इधर, बड़ा सिंपल है, इसी तरीके से तो करना है। तो K और -3, 1 और -5, नीचे K + 1, फिर K और 3, 1 और -4, नीचे K + 1। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया ना, ये एरो मार्क यही तो बता रहा है, ये उधर जाएगा, यानी ये K उधर वालों से ही मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 जो है वो इधर वालों से मल्टीप्लाई करेगा, इसी को याद रखना। ये हो जाएगा 2K - 5, नीचे K + 1, ये हो गया 3K - 4 अपॉन K + 1। ठीक है, अब ये है पॉइंट P, परंतु P फॉर परंतु दे रखा है -3, P। तो भैया ये इसके इक्वल कर देना, क्या मिला, -2K - 5 अपॉन K + 1 किसके बराबर हुआ, -3K, -2K - 5 -3K - 3, ये इधर आ गया K, ये उधर चला गया 2, K की वैल्यू 2, दिस इंप्लाइज रेशियो इज 2:1। और इसको तो नचा के इसके साथ रख दो, तो P की वैल्यू क्या हुई, 3 × K, K तो 2 था और K 2 था, इसका मतलब 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6 - 4 अपॉन 3, ये हो गया 2/3, तो P की वैल्यू आ गई 2/3। तो इस तरीके से आप जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का यूज सीख सकते हो। बाकी और भी क्वेश्चन है, मैंने क्विकली रिवीजन में यही दोनों बताने थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, अब ध्यान रखना, बच गए जो चैप्टर वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में देख लेते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले तो भाई सर्कल का एरिया πr², ठीक है, A फॉर एरिया ऑफ द सर्कल, C फॉर सर्कमफ्रेंस 2πr। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, दो सर्कल जोड़ के बड़ा सर्कल बनाते हैं, दोनों के एरिया बराबर है, तो दो एरिया जोड़ के बड़े वाले के बराबर हो गया। दो के सर्कमफ्रेंस मिलके एक नया सर्कमफ्रेंस बनाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे आएंगे। दूसरी आपको याद रखनी है रिंग का एरिया, यानी πR² - स्मॉल r²। यानी अगर एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के अंदर एक सर्कल और है, तो ऐसे में ये हो गया हमारा सर्कुलर रिंग, ठीक है। अरे भाई इसको क्या हो गया, सर्कल चपटा कैसे हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो इस तरीके से सर्कुलर रिंग का क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्टर। तो सेक्टर यानी एक सर्कल के अंदर अगर हम लोग दो रेडियस या दो रेडियाई लेते हैं तो एक पोर्शन बाहर निकला होता है। ये मैं एक पिज़्ज़ा के जैसे बाहर निकाल दूँ, पिज़्ज़ा से ना याद आया भाई, केस स्टडी आएंगे इस बार, ही हो सकता है पिज़्ज़ा वाली आ जाए, तो ऐसे ही कर लेना। तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 πr², ठीक है। यहाँ पे ये होता है थीटा और ये रेडियस है r, ठीक है। इससे इस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला, मैं इस पिज़्ज़ा को वापस रख देता हूँ, ऐसे फालतू में कन्फ्यूजन दे रहा है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा सेक्टर बनेगा, इस सेक्टर का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। फिर है एरिया ऑफ माइनर, या इससे पहले याद रख लो आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, अगेन याद रखना, θ/360th पार्ट ऑफ, यहाँ पे एरिया था तो यहाँ सर्कमफ्रेंस याद रखना। ऐसे ही माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, किसी सर्कल का एक ऐसे कॉर्ड बना दीजिए, तो ये जो कॉर्ड हमारे पास पोर्शन अलग करती है, इसको कहते हैं सेगमेंट। छोटा है, बड़ा वाला इधर मेजर सेगमेंट, तो इसके लिए भी हमें सेंटर के एंगल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सो θ/360 πr² - 1/2 r² sin थीटा। टेंशन ना लें, इस बारी थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम ही आएगा। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिससे हमारी क्विकली रिवीजन हो जाए। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, सेंट्रल एंगल है, तो भाई ऐसे में आपको जरूर दिया जाएगा एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल मैंने सिंपल लिया है क्योंकि रिवीजन के लिए अपन सिंपल ले सकते हैं। एग्जाम में अगर 60 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, रख के निकाल लीजिएगा। और रेडियस है 7, तो एरिया ऑफ सेक्टर बन गया
थीटा अपॉन 360, सो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 है तो वही लेना, 3.1 है 14 है तो वही लेना, ठीक है। वैसे अगर कुछ भी नहीं दिया तो फिर पाई पे छोड़ सकते हो आंसर को। और ये हो जाएगा 7 × 7, तो ये मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये हो गया 2, ये हो गया 11, तो आंसर आ गया 77/2। तो 77/2 स्क्वायर यूनिट्स। और वहीं अगर माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, तो आप लोग इजीली रख के निकाल सकते हो। तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री जो मैं अगली क्लास में लेने वाला हूँ। बट उसके पहले यहाँ पे कुछ ना शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से दे रखा है, सिंपल सा पार्ट है। अब आप देख लो, यहाँ पे बोला गया सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। अब सेमी सर्कल्स है तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि यहाँ पे देखो ये 14 है। अब अगर ये 14 है और ये कहा गया सेमी सर्कल है, तो दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। तो यहाँ से अगर मैं हाफ कर दूँ तो रेडियस का पता लग जाएगा। इसका मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, और अगर मैं यूँ बना दूँ तो ये भी आर है, यानी ये भी आर हुई। तो यहाँ पे 2r की जगह 14 है तो r की वैल्यू हो गई 7। r की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रेडियस नज़र आ रही है जो r की आधी है। तो इसका मतलब ये छोटी r, अब मैं इसको मान लेता हूँ ये 2 कैपिटल R हो गए, ठीक है। ये भी कैपिटल R हो गया, ये भी कैपिटल R हो गया, और इसको अगर मैं स्मॉल r कह दूँ, एंड दिस इज़ द बिगर वन कैपिटल R, तो आई थिंक हम लोग स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R/2 यानी 7/2 कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बताता है, 2 सेमी सर्कल तो ये रहे, तो 2 स्मॉलर सेमी सर्कल्स। देन उसके बाद हमें क्या किया, इट इज़ ऐड करना है, इट इज़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू टेक आउट द सेमी सर्कल। क्लियर? सो दिस इज 2 टाइम्स, इट इज़ 2 स्मॉलर सेमी सर्कल्स, तो 2 तो हो गए। स्मॉलर सेमी सर्कल्स की वैल्यू कितनी हुई, सेमी एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² आधा, यानी π/2 स्मॉल r स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 14, ब्रेड्थ इज 7, माइनस सेमी सर्कल यानी कि π/2 r स्क्वायर, इसकी r कितनी है, कैपिटल R जो कि है 7 का स्क्वायर। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंस इसमें पाई की वैल्यू मैंने नहीं दी, तो पाई 49/4 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 8 and 2, it is 9 minus this is 49 π/2। तो आप देख लीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो आपको इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। और बच्चों बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बचे हुए चैप्टर्स की रिवीजन कराऊंगा। आपको करना है क्या, इसको मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्विकली बहुत सारे चैप्टर्स की रिवीजन की है। मेरे को मालूम है आप लोग बहुत स्मार्ट और स्पीड में इसको पूरा चेक कर लोगे, बट कमेंट ज़रूर लिखना, और इसको आप लोगों ने ही मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इसका रिवीजन कर सके। तो स्टे ट्यून्ड, मतलब स्टे ट्यून्ड को गाना तो नहीं सुना रहा हूँ, बट अगली वीडियो तक वेट करते रहो, क्योंकि बचे हुए चैप्टर मैं लूँगा अगले वीडियो में। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज practice makes everyone perfect.